नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है मैनेजमेंट का। इसका एक पहला वीडियो हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली हमने बनाए थे, हम जस्ट आज डिराइव किए हैं और ये फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छी तरह से। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मैनेजमेंट कोई भी कंपनी का रीढ़ होता है, यानी कि बैकबोन आप कह सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट देर आर नो सक्सेस इन एनी इंडस्ट्रीज और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो वी नो managers means what is actually managers? Management is what a manager does, means manager directly belongs to management. मैनेजर्स ही मैनेजमेंट का अहम हिस्सा माना जाता है। हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन इसका क्या होगा मैनेजमेंट का डिफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड नूस, ये एक बिजनेस स्टडीज के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, एक इंडस्ट्रीज भी चलाते थे और वो इनको बिजनेस का पूरा नॉलेज था। ये बताते हैं बिजनेस के बारे में कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू अदर्स का मीन्स दूसरे के माध्यम से, यानी दूसरे के माध्यम से अच्छी प्रकार से अपने इंडस्ट्रीज के लिए या अपने बिजनेस के लिए काम ले सके। किसी और से करवाने की कला आप समझ सकते हैं, यानी जैसे कि सुपरवाइजर, यानी किसी और से बढ़िया काम करवाने की कला को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड नूस कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। विथ फॉर्मली नॉट विदाउट, मतलब दूसरे से काम लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को भली भांति चलाना, ऑर्गेनाइज करना ही मैनेजमेंट कहलाती है। इसमें दो मुख्य टर्म होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कभी कभी कंपनी कैसे डील करती है। कोई भी इंडस्ट्रीज किस प्रकार अपने वर्करों को हायर करती है और किस प्रकार उस हायर करने के बाद उससे काम लेती है, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। पहली बात इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिव आप समझे प्रभावित करने वाला जैसा होता है, और एक होता है दक्षता। आप इंजीनियरिंग में भी इस चीज को देख सकते हैं कि वो मशीन में एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम कहते हैं काम ज़्यादा करती है। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज के अंदर मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम इफेक्टिवनेस को डिफाइन करें, मीनिंग इसका समझें, तो इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब, कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब कितने भी पैसे खर्च हो जाएं हमारे, हम खर्च करेंगे लेकिन हमारा काम महत्वपूर्ण तरीके से पूरी हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? मीनिंग तो हमें समझ में आया, उद्देश्य क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। टू अचीव, क्या अचीव? गोल, गोल को अचीव करना, यानी इंडस्ट्रीज का एक गोल होता है टाइम से प्रोडक्शन को पूरा करना। इसके लिए कितने भी एक्सपेंस होंगे वो केयर नहीं करेंगे। टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, समय पर रिजल्ट आ जाना, इसीलिए ये काम करते हैं। यानी कंपनी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही समय पर उनको ये काम पूरा मिल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और मेन कंसीडरेशन, इसमें से मुख्य किस चीज को ध्यान में रखा जाता है, क्या चीज को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, वो है समय, टाइम। सो वी कैन से एज इफेक्टिवनेस इट इज द ऑन टाइम कंप्लीटिंग द गोल्स। देयर आर नॉट ए मैटर हाउ मच कॉस्ट विल एक्सपेंड। सो यू कैन डिफाइन इन दिस वन लाइन with the effectiveness. Three things you understand about the effectiveness. No cost. Cost is not important. Secondary, time is important here. कम समय में ज्यादा काम होना चाहिए, पैसा खर्च हो परवाह नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। यही लाइन को ही समझा रही है ताकि कंपनी अपने गोल को अचीव कर सके। तीसरा एफिशिएंसी, यहाँ पे थोड़ा भी, यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा लोग इसी को फोकस करते हैं, ये इंडस्ट्रीज में देखा गया है। कभी कभी इसको भी वर्कआउट किया जाता है बट रेयर किया जाता है। ज्यादातर हम देखें कि एफिशिएंसी को ज्यादा टर्न दिया जाता है, जैसे मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम वर्कआउट। तो ये क्या हो जाता है, काम में फर्क होती ही है ना।
यानी एफिशिएंसी कहते टू रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, हाउ मच मनी वी आर एक्सपेंडिंग, दिस इज द मैटर। इफ यू आर एक्सपेंडिंग मोर मीन्स वी नीड मोर, स्पेंडिंग लेस सो लेट इट विल कम लेस। कम कर रहे हैं कम आएगा, ज्यादा कर रहे हैं ज्यादा आएगा, सिंपल। इफ ऑब्जेक्टिव इसका देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कौन नहीं इंसान चाहता है कि हम कम पैसे में अच्छा काम करवा लें। तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, यानी अगर हम 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें 10 रुपए के लायक वर्क चाहिए ही चाहिए। हम इस काम के लिए कोई 50 रुपए भी मांग रहे हैं तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें 10 रुपीज में ये वर्क हो रहा है, ये वर्क डन किया जा रहा है। तो वाई आई विल एक्सपेंस मोर, देर आर नो नीड टू एक्सपेंसिव अननेसेसरी, सिंपल। मेन कंसिडरेशन कॉस्ट, यहाँ पे पैसे की वैल्यू दी जाती है। तो ये आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला टर्म है। कीजिए तो वो पाउस, ठीक है। तो अभी जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, आप गौर से देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बाद हम एनालिसिस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? क्रिएशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए, व्हाट इज द क्रिएशंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? internal environments means peoples are working inside the industries. Suppose if you are going to line by line in our languages, we can say internal environment means companies, there are a lot of employees, staffings are working inside the industries. They need get together properly, means they want they do not want like a kinds of quarreling management. They always ask types of familiar people inside the environment company. अब किसी कंपनी के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर 10 के आसपास अच्छा अगर समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, तो वो कंपनी का मैनेजमेंट अपने टारगेट को समय पर अचीव करेंगे। नहीं है इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक, तो वो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कहने का मतलब आपस में किच किच करते हुए हम बिजनेस को सही प्रकार से हैंडल नहीं कर सकते। आपको अगर आपस में सपोज एनीथिंग्स, इफ मैनेजर्स आस्किंग टू एनी पर्सन और एनी वर्कर डू द वर्क, मैनेजर पूछा, कमांड्स दिया, डू द वर्क, but that employees is avoiding that, I will not do. So let what manager will do? They don't start to quarreling inside the factory itself. They should be called into the office. ऑफिस में बुलाया जाएगा उस लेबर को और उसको समझाया जाएगा, वार्निंग दिया जाएगा। फिर भी अगर वो नहीं समझ रहा है और फिर भी उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा, तो आप उनको रिजाइन दिलवा दीजिए, उनको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, बट आप कंपनी के अंदर आपस में झगड़ा नहीं कर सकते हैं। सो इंटरनल एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द बिजनेस। अनदर वन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोग्राम। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इटसेल्फ। आप समझ गए कैसे किस तरह से हम पैसे को मैनेज करके चलना। और अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप, व्हाट ग्रुप्स टारगेट, और वी शुड बी इन ग्रुप्स देन ओनली। अगर हमारा ग्रुप अच्छी प्रकार से काम कर रहा है, हम लोग अगर 10 लोगों का ग्रुप है, आप जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, एक मशीन्स है सीएनसी का, सीएनसी मशीन में एक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स जैसे कि सुपरवाइजर कह सकते हैं आप। ये सुपरवाइजर जो है 10 लोगों को काम करा रहा है, 10 पीपल्स को, 10 पीपल्स इसके पास वर्कर हैं, और ये वर्कर अगर ये सुपरवाइजर के साथ मिलके सही तरीके से अगर काम कर रही है तो ये मशीन अच्छा प्रोडक्शन देगी।
ऐसा नहीं खराब हो जाए, कुछ मैकेनिकल ट्रबल हो जाए, दैट इज डिफरेंट। बट अगर ये 10 लोग एक सुपरवाइजर के साथ मिल करके ग्रुप को अच्छा से चला रहा है, तो ये इसके जो अब मैनेजर को रिपोर्टिंग होगा वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी। सो आपको 3 चीज़ याद रखना है। इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए फैमिलियर बनना है। दूसरा कॉस्ट, आपको जो पैसे के भी ऊपर ध्यान रखना है। आप मैनेजर हैं, आप नए नए एम्प्लॉय को रखेंगे कंपनी में, आप इसको एमबीए के समय और ज़्यादा एक्सेस पढ़ाया जाता है इसके, जो बिजनेस स्टडीज़ से लेकर के एमबीए करते हैं या एचआर करते हैं। सो डिफरेंट अगर ग्रुप में चले जाते हैं, अगर अकाउंटेंसी लीड नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पर ये एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप फैमिलियर के साथ साथ कॉस्ट मैनेजमेंट पहले कहते थे हम इसको, कॉस्ट मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो होता है ग्रुप कोऑर्डिनेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रुप कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो दिस 3 थिंग्स आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अनदर वन, नाउ see the characteristics of management. Characteristics of management. मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट के क्या काम है, मैनेजमेंट का क्या चरित्र है, मैनेजमेंट किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने अपने लोगों को, और मैनेजमेंट के अधीन कितने काम आते हैं। मीनिंग, बट ओनली वन थिंग्स यू कैन फोकस हियर, हाउ many kinds of work managers do, अगर सिंपल कहें, बिकॉज मैनेजर्स इज ए मैनेजमेंट इटसेल्फ, सिंपल वे में। तो कैसा काम करती है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, नो नीड टू डू ऑल द कॉपी पेस्ट एवरीथिंग। नंबर 1 देखिए, इंटेलिजेंट। पहले फर्स्ट ग्रुप एफर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रुप एफर्ट। Here is the because modern concept of business study. What is group effort? Group effort. Group effort means we peoples are working together. We have to complete the work at any cost, because we all have a company's employees or an company employees. So group effort बहुत जरूरी है। पहले ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने ग्रुप कोऑर्डिनेशन को समझाया था कि अगर ये ग्रुप एफर्ट रहेंगे तो ये बिल्कुल सही से वर्क करेगी। यानी ग्रुप एफर्ट के अगर आप डिफाइंस को भी आप देखेंगे तो मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रुप एफर्ट्स बिकॉज इट क्रिएट्स इफेक्टिव कोऑपरेशंस अमॉन्ग पीपल वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप। यानी एक ग्रुप में साथ मिलकर काम करने से किसी भी कंपनी का काम अच्छी प्रकार से पूरा होता है, संपूर्ण होता है। इसीलिए ग्रुप एफर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सेकेंड वन इज इंटेंजिबल। सेकेंड वन इंटेंजिबल। इफ यू नीड, आप इसको आप लिख भी सकते हैं, हमने बहुत शॉर्ट में डिफाइन भी कर रखे हैं। एक मिनट आप यहाँ फोकस करिए, देखिए, इंटेंजिबल, इट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन। It functions cannot be physically seen, but its presence can be felt. Intangible means, आप जिसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझें, आप कह सकते हैं भावनात्मक संबंध। मीन्स इंटरनली आपका जो रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, केस स्टडीज में भी ये इसकी स्टडी है इंटेंजिबल में। मैंने देखा कि एक इंडस्ट्रीज है और वो इंडस्ट्रीज में एक मैनेजर्स के अधीन कुछ 5-10 लोग उस मशीन पे वर्क कर रहे हैं। ये मशीन में एक आदमी है, एक लोग हैं जो आप उनका कुछ भी नाम आप समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं उसका नाम सुरेश है। ये जो है सुरेश सीएनसी मशीन को ऑपरेट करती है, सीएनसी मशीन्स को ऑपरेट करती है, और ये वर्कर है, ना कि ये सुपरवाइजर है, ना ये मैनेजर है, ये एक लेबर, ये एक जस्ट कंपनी का वर्कर है जिसकी सैलरी 15 से 20 हज़ार महीने की होगी, ठीक है, ऑपरेट करती है। अब देखिए केस स्टडीज, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट शिफ्ट में आप जानते हैं जनरली इंडस्ट्रीज वर्क 3 शिफ्ट। ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है और यू शुड बी अंडरस्टैंड जनरली दे हैव डिसाइडेड टू वर्क in 3 shift like a 6 to 2 p.m., 2 to 8 p.m. or 8 to 6 p.m. This is the generally 3 shift, first, second and third. Another one shift is running here, that is 9:30 to 5:30 p.m. This is the staffing. ये स्टाफ लोग काम करते हैं, ये समय अकाउंट्स लोग जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं होती है, प्रोडक्शन ये समय में ही चलती है। लेकिन जो अकाउंट्स के स्टाफ वगैरह होते हैं ये लोग 9:30 जाते हैं, 5:30 जाते हैं, सिर्फ ऑफिस आवर को हैंडल करते हैं। तो अब क्या हुआ, नाइट शिफ्ट में 8 से जो 6 बजे वाला जो 2 से 8 गया ना, 2 से 10 PM भी होता है। ये कोई कंपनी में 8 भी लेते हैं, जनरली हम 10 से ही मान के चलें। 8 आवर का अगर शिफ्ट कर रहे हैं हम, 8 आवर्स का कर रहे हैं शिफ्ट, तो कहीं 1 घंटा का गैपिंग भी रहती है। ये दैट इज डिपेंड अपॉन द कंपनीज नेचर और प्रोडक्शन नेचर। बट यहाँ पर रात को क्या हुआ, जब ये बंदा कंपनी में काम कर रहा था, सुरेश नाम का व्यक्ति, तो क्या देखता था, रात के तकरीबन 11:30 को इसके बच्चे जहाँ रहते हैं भाड़े के कमरे में बाहर, उसके बच्चे छोटे बच्चे हैं, 3 इयर्स के बच्चे हैं, और ये चिल्ड्रन बाथरूम के लिए बाहर निकलता और बाय मिस्टेक नींद में होने के कारण ये स्लीप कर जाता है 3rd फ्लोर से, और बीच में ये एक नारियल का झाड़ वहाँ के फंस जाता है ना, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है रात के 11 बजे छत के बालकोनी से। उसको फ़ोन जाएगा, कंपनी में फ़ोन जाएगा, फ़ोन मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं, वर्कर को मोबाइल फ़ोन सारे ऑफिस में जमा रहते हैं, तो ऑफिस के फ़ोन पे फ़ोन है। अभी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ़ोन जाएगा इसके मैनेजर के पास, जो CNC पे वर्क कर रहे हैं, इसके मैनेजर को फ़ोन जाएगा। तो मैनेजर कहाँ रहता है, नाइट शिफ्ट नहीं रहती मैनेजर की, बहुत रेयर पाए जाते हैं, जनरली ऑफिस आवर को ही हैंडल करती है। लेकिन इसके कोऑर्डिनेटर के पास उसके बाद फ़ोन जाएगा, कोऑर्डिनेटर फ़ोन उठाए, क्या प्रॉब्लम, ऐसे से प्रॉब्लम। ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है, इसको बताने के बजाय ये कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली कंपनी से एम्बुलेंस भेजती है उसके घर पे 2 मिनट के अंदर। एम्बुलेंस का ड्राइवर खुद ये भी जाता है साथ में, बिना इसको बताए लेकर के हॉस्पिटल जाता है, वहाँ एडमिट कराता है, ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी होती है, और ट्रीटमेंट शुरू हो चुकने के बाद इवन अब डिस्चार्ज होने वाला होता है, जब आधा 1 घंटा कोई माइनर इंसिडेंट इंजरी है तो डिस्चार्ज होने वाला रहता है, या तब तक ये आकर के इसको बता देता है। अब ये परेशान, बोला आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका सारा काम हम कर दिए, जो काम आप करते वो काम मैंने कर दिया। अब इस एम्प्लॉय का इस कोऑर्डिनेटर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ कैसा हुआ रिलेशनशिप, फैमिलियर इंटेंजिबल, इसी को कहते हैं। ये रिलेशन नहीं दिखा क्या, कैसे समझेंगे हम इसको, बट वो हार्टली कितना उसको अप्रिशिएट किया कि ये बंदा हमारे लिए, हम कंपनी में काम करते रहे और वही काम हम करते, सोचते, ऑटो लाते तब ले जाते, इसने अपने रिस्क पर कंपनी का गाड़ी एम्बुलेंस हॉस्पिटल में डाले। यहीं पर आपको समझ जाना है, ऐसे केस में अगर 4 ऑप्शन है तो आप इंटेंजिबल्स को टिक कर सकते हैं। ये केस स्टडीज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक सेंसिटिव रिलेशंस को दिखाता है एक दूसरे, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कोई भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। आप अगर हमसे ऐसा फैमिलियर रिलेशन रखते हैं, आप हमारे परेशानी को समझते हैं, तो कोई भी आपके लिए जान दे सकता है। अभी क्या होता है, और यहीं पर एक व्यक्ति क्या करता है, ये भी केस स्टडीज है, वो आराम से फोन आता है, अरे ठीक है काम कर रहा है, बताता है महेश जैसे व्यक्ति को, बोलता है अभी तुम नहीं जा सकता, अभी ड्यूटी में गया तो तुम्हारा पैसा काट लूंगा। अब देखिए क्या होता है, वहां पर वो तो बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे भी होना है, जो होता है हो ही जाता है, एग्जाम्पल। बट अगर इसको अगले दिन इसी बंदे को बोला जाता है कि नाइट शिफ्ट किया, जरा फर्स्ट शिफ्ट रुक जाओ, वर्कर नहीं है, बोल देता है मैं नहीं रुकूंगा, मेरा काम खत्म, मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पर यानी प्रोडक्शन फेल्योर होता है। इसीलिए हम लोग जब बाहर वर्क करते हैं तो हम लोगों का डिमांड ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग कंपनी को अपना समझ करके
पारिवारिक सोच करके, एक रिलेशनशिप सोच के वर्क करते हैं, जबकि और जगह के लोग इस तरह कंपनी के साथ बिहेव नहीं करते हैं। सो इंटेंजिबल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अनदर वन, कोऑर्डिनेशन फोर्स, नंबर 3। आप इसको लिख भी सकते हैं उधर, कोऑर्डिनेशन फोर्स, एक साथ काम करवाने का। अभी एक व्यक्ति कामचोर है, काम ही नहीं करता है, अब क्या करेंगे? पेमेंट ले रहा है, पेमेंट तो लेगा ही कंपनी में, वही जो सब ले रहा है, बट वो मशीन पे 10 मिनट ऑटो मोड में डाल के मशीन को जा करके पेंट्री में सो जाता है, तो क्या होगा? अब देखिए, one of the significant functions of management is coordinating the efforts of the employee. Each employee has his own values, his aspirations in a company program. यही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सब लोग एक जैसे नहीं काम करते, कुछ को आपको कोऑर्डिनेशनली फोर्स करना पड़ता है। फोर्स मतलब आप उसको गाली गलौज नहीं कर सकते कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग नॉनसेंस। This kinds of language you never use in the industries if you want to development yourself. अगर आपको खुद का डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहले बैड लैंग्वेज को पूरी तरह से आप अवॉइड कीजिए, तभी आपका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि तब आप समन्वय के साथ शक्ति को प्रदर्शन करते हुए आप उससे काम करवा सकते हैं। आप कंपनी के प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए कि भैया हमारे पास इस साल का टारगेट 200 टन है, कोई चीज का प्रोडक्शन है 200 टन है, अगर तुम 200 टन से ज्यादा अचीव किया तो हमारे टीम को 2.5% का अतिरिक्त एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये कंपनी फोर्स है। तो अगर आप इस तरह सो जाएंगे तो काम कैसे होगी? सो आप किसी भी तरह से उसके परिवार का एग्जाम्पल, फैमिलियर कुछ भी ड्रामा करके आपको काम करवाना, और आप बार बार लेबर को निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो लाएंगे कहाँ से? लाने वाला हो सकता है इससे भी बड़ा काम जो आएगा जो नया, तब इसीलिए यू नेवर टर्मिनेट एनी काइंड्स ऑफ वर्कर डायरेक्टली from your side. You have to try to first of all use the coordinating force and tell them about the company program. What kinds of programming is going on inside the factory for you and for our employee, how much company is doing in this session or in this financial year. So they will be doing 100%. Otherwise, if you are applying unnecessary force, they should be start the quarreling and they also can be slapped to you. ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा। एक बैड टेम्पर वाला एम्प्लॉय है तो वो आपको शाउटिंग करके आपके ऊपर बीट भी कर सकते हैं, पीट भी सकते हैं। तो बेटर है हम क्यों अननेसेसरी रिस्क उठाएं। हाँ, आप कोशिश कोऑर्डिनेशनली फोर्स का करते रहिए, फंक्शन जरूर अप्लीकेबल होगा, नहीं होगा तो HR है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप वहाँ कंप्लेन दे करके आप आगे का उसका रास्ता साफ कर सकते हैं। अनदर फोर्थ कंडीशन, ये सबसे इजी है कॉन्सेप्ट, हम 2 वीडियो में आपको मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, और ये लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी बात भी 100% समझ में आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ये फोर्थ फंक्शन है हमारा। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, व्यवहारिक, सार्वत्रिक। आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, जब आप पढ़ते होंगे तो ग्रेविटेशनल लॉ, ये उसको कहते थे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक मतलब सब जगह, और मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ये यहाँ पर जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं यूनिवर्सली की, तो कि हर इंडस्ट्रीज के हर डिपार्टमेंट को लीड करती है मैनेजमेंट। हर डिपार्टमेंट, आपको हमने बताया कि एक इंडस्ट्रीज के अंदर कितने सारे फंक्शन हैं। शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर में यहाँ पर प्रोडक्शन आ रही है, R&D है, कहीं पर स्क्रैप यार्ड है, ये सारी चीज रखे हुए, स्क्रैप जो जाता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। चौथा चीज आप देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट आजकल है,
वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक फंक्शन चलती है आजकल इंडस्ट्रीज में, काफ़ी ज़्यादा चलती है। 5 नंबर से है एम्प्लॉय का मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय और ट्रेनी का मैनेजमेंट होता है। ये सारे लोग वर्क करते हैं और ये सारे डिपार्टमेंट वाइज वर्क करते हैं, अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं। हर जगह आपको मैनेजमेंट दिखाना पड़ता है, हर जगह एक मैनेजर होते हैं और हर मैनेजर का ये धर्म है कि वो अपने अपने फंक्शन को सही प्रकार से फंक्शनाइज्ड करे। अब वर्ड डिफाइन में चलते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट, एक महत्वपूर्ण तत्व है ऑफ एवरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज ऑफ टाइम। हम किस तरह के काम करते हैं। आप अगर हैं R&D के मैनेजर हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपको R&D को सही प्रकार से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। आपको हाउसकीपिंग चेक करना पड़ेगा, आपके पास सब कुछ क्लीनिंग है कि नहीं प्रॉपरली, सारे कुछ आपको देखने पड़ेगा। जबकि आप हैं मैनेजर, आप क्या कहेंगे, मैं मैनेजर हूं, मैं नहीं करूंगा, नहीं कह सकते। आप मैनेजर हैं, आप करवाने का पहला ही डिफाइन वही था कि वी विल टेक द फ्रॉम अदर्स। पहले ही स्टेटमेंट में हमने मैनेजर्स को ही यही डिफाइन किया था। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हमको दूसरे से काम लेना है। आप हाउस कीपिंग में आप डायरेक्ट स्वीपर को आप नहीं कह सकते, ठीक है, आप उसके सुपरवाइजर को बुलवाइए स्वीपर के माध्यम से, आप उसको डायरेक्टली मत कहिए। आप ऐसे भी डायरेक्टली कहेंगे, हो सकता है कि वो शॉर्ट टेम्पर आदमी रहेगा, दारू ताड़े पी करके टॉयलेट बाथरूम साफ करता है, एग्जाम्पल एनीथिंग, टेंशन में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, बेटर है कि यू टेल हिम क्लियरली, गो एंड कॉल योर सुपरवाइजर को बुला के जो भी बात है उसको बोलिए। हालांकि ऐसा कंपनी के अंदर अलाउड नहीं होता है, वी कैन नॉट टेक एनी काइंड्स ऑफ नार्कोटिक्स इनसाइड द फैक्ट्री, दे आर 100% प्रोविजनल। इफ यू विल टेक, दे विल बी टर्मिनेट विदाउट एनी नोटिफिकेशन। अगर आप कंपनी में पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में अल्कोहल, कोई तरह का ड्रग्स, नार्कोटिक्स लिए हुए, तो आपको डायरेक्टली टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस के, डायरेक्टली सीधा। ऐसे तो 100 काउज नोटिस देता है, लेकिन यहाँ पे 100 काउज भी नहीं देगा, प्रूफिंग हो जाएगा, आप डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। और आपका कोई कुछ भी नहीं, कोई एम्प्लॉय का यूनियन भी साथ नहीं देगा, नई ऑर्गेनाइजेशन साथ देगी, क्योंकि ड्रिंकिंग करने के बाद आप कुछ गलत कर लेंगे, कंपनी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग्स, मशीन चलता है, गिर गया आपके ऊपर, डेथ हो जाएगा, कंपनी बंद हो सकती है। डायनेमिक डिसिप्लिन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आप समझ गए होंगे, एक मैनेजर को पहला डिसिप्लिन तो मस्ट फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? वन मैनेजर शुड बी मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन। इफ दे विल नॉट फॉलो, देन व्हाट विल हैपन? अगर मैनेजर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा, बात करेंगे आप। हाँ, अगर मैनेजर डिसिप्लिन में नहीं है तो क्या होगा, हमारा वर्कर डिसिप्लिन में होगा। अगर आपका टीचर अभी डिसिप्लिन में आपको एक टाइम बताए और नहीं आए, तो आपसे हम आशा रखेंगे कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप क्या सोचेंगे कि उनका ही समझदार नहीं, पता नहीं चल रहा है, तो मेरा टाइम टेबल का क्या पता। वो तो घर में ठीक है, आप कोचिंग जाते समय पर, ट्यूशन जाते समय पर, स्कूल जाते समय पर, और आप स्कूल जाइए पता चले टीचर लेट से आ रहा है, तो आपको कैसा फीलिंग होता है आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि टीचर को भी तो बैड फीलिंग होता है कि जब स्टूडेंट लेट आता है ना। सो मैनेजर, यहाँ जो भी बात हम कर रहे हैं सब मैनेजर के ऊपर अप्लीकेबल, याद रखिएगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं मैनेजर का काम, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। सीधी बात है, मैनेजर जो काम करती है कंपनी के अंदर उसी को मैनेजमेंट कहते हैं, सीधी बात। तो मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना है ध्यान रखिए। डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा रखना है। अगर 9:30 आपका समय है तो आपको 9:20 को इन कर जाना है, बिफोर 10 मिनट्स। देन ओनली यू आस्क योर एम्प्लॉय व्हाई यू आर कमिंग लेट। अगर तब आप कह सकते हैं कोई 9:35 को आ रहा है, आपके पास पंचिंग रजिस्टर पहुंचाया जाता है, हर एम्प्लॉय का डिटेल को भेजा जाता है HR के द्वारा, एडमिशन के मतलब जब कोई एम्प्लॉय अंदर आते हैं कंपनी में, तो जैसे शिफ्ट में 6 o'clock का शिफ्ट है, 6 AM का, अगर ये 6:30 का भी है तो आपके पास ये डिटेल आता है
ये अटेंडेंस डिटेल आता है, आप ही उसको वेरीफाई करते तभी वो अकाउंट्स में जाता है और पैसे का प्रोसेसिंग पे होता है, अगर मतलब मंथली। तो अगर आप वो 6:30 आता है, आप उसको बुला करके 10 बात कहते, कब? जब आप 9:30 को आना है, इसके बजाय अगर आप 9:20 को आते हैं, तब आप खुद अगर 10 o'clock आए, 10:30 आए, तो क्या आपको ये व्यक्ति को कहेंगे तो ये सुनेगा आपका बात? वो क्या कहेगा, आप कौन सा जल्दी आते हैं, हमसे लेट हो गया 1 दिन 2 दिन तो बहुत बोलते, आप तो डेली 10:30 बजे आते हैं। तो आपके पास जवाब नहीं सूझेगा। सो सिंपल वे में जो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है एक मैनेजर का कंपनी के अंदर, ये पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए। वेल डिसिप्लिन क्लॉथ होने चाहिए, आपके फॉर्मल वियर होने चाहिए, अच्छे क्लॉथिंग के साथ जो कंपनी ने आपको ड्रेस दी, यूनिफॉर्म दी, वो पहनने हैं, टाई लगाने हैं, जो भी है ड्रेसिंग सेंस मस्ट बी अप्लाइड। अदरवाइज इफ यू विल नॉट follow these rules, then maybe 1 or 2 employee will come without uniform. Then you never ask any kinds of query to these kinds of people. So what will happen? You will get harassed only. So you have to follow the discipline. So discipline is the main agenda. So now next concept which I am going to explain you, that is prakriti, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सब बातें एक दूसरे से मिली जुली है, आप घबराइएगा नहीं। इफ इन एग्जामिनेशंस यू हैव टू डिफाइन सेपरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स विथ मैनेजमेंट बोथ। बट एक क्वेश्चन हमने अक्सर देखा है, सुना है, ये कई बार पूछा भी गया है, इवन CBSE में भी मैंने एक क्वेश्चन रेस करते हुए देखा हूँ। उसमें लिखा गया है मैनेजमेंट इज ए बोथ अ साइंस भी है और ये एन आर्ट्स भी है। बता सकते कैसे? ये विज्ञान भी और कला है मैनेजमेंट। ये देखिए बहुत बढ़िया ही कॉन्सेप्ट है ये। हाउ मैनेजमेंट इज द साइंस और एन आर्ट्स। साइंस भी है, आर्ट्स भी है। कैसे? आप इसको इस तरह से समझिए। कला तो आप समझ ही रहे हैं, आर्ट्स हम किसको कहते हैं और साइंस किसको कहते हैं। साइंस कहते हैं प्रूफिंग कोई भी चीज जो सिद्ध हो चुकी होती है और जिसके एक्यूरेट स्टेटमेंट होते हैं, ये साइंस कहलाती है। सिंपल आप ऐसे समझिए, आप एक गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक का। आप लोग आपस में दोस्त माथा में आंख में काला रुमाल एक बांध लेता है और पीछे से 2-3 दोस्त उसको छूता है। ये खेल ज़्यादातर लड़कियां खेलती हैं, हम देखे हैं कई जगह पिकनिक मनाते हैं। और लड़कियां छूती है जब उसको, तो वो उसका नाम बोलती है, सुनैना, अंजलि, जो भी सौम्या, जो भी नाम है, नाम बोलती है। तो वो होती भी है, हाँ करेक्ट है। फिर भी उसको विश्वास नहीं होता, आँख से पट्टी हटाती है, फिर उसको आँखों से देखती है, तब उसको विश्वास होता है नहीं ये सच में सुनैना ही है। ये प्रूफिंग हुआ, सिद्ध हुआ। यानी कि मैनेजर खाली झूठ मूठ का कंपनी में बैठ के बकबक नहीं करना है। आई विटनेस। हाँ, आपको काम करना हो सकता है। एनीथिंग, सपोज एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह समझिए कैसे ये साइंस हुआ। एक CNC मशीन है, आप CNC मशीन पे 5 वर्कर को काम करवा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर गया है छुट्टी में, कोऑर्डिनेटर छुट्टी में चला गया है, कोई इसका फैमिली का प्रॉब्लम हो गया, तो आप मैनेजर हैं, इस प्रोडक्शन के मैनेजर हैं। प्रोडक्शन मैनेजर की हम बात कर रहे हैं, जनरल मैनेजर की नहीं कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन मैनेजर की बात हो रही है, ठीक है। उत्पादन के वाले भी मैनेजर हैं ये व्यक्ति इसके जगह काम करना पड़ेगा। ये चला भी गया तो ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये काम करे या ये करे या इससे करवाए। लेकिन कभी कभी कोई मशीन का नॉब टूट गया, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा हाथ लगा देने में शर्म नहीं करना है। यानी कि हम कई जगह देखे हैं, मुझे याद है एक इंडस्ट्रीज का, वो इंडस्ट्रीज में उसका जो मालिक था कम पढ़ा लिखा था, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी थी। तो वो जब बारी मारता था, मतलब
लोहा धकेलता है इलेक्ट्रोथर्मिस के फॉर्नेसेस में खराब लोहे को, और उस लोहे को प्रोडक्शंस बाहर आते हैं। तो वो डालने वाला जो बारी मैन था वो काफ़ी धीरे धीरे डाल रहा। ये देख के मालिक को गुस्सा आ गया। वो उसने उसके हाथ से बारी ली और खूब डालने लगा। बोला देखो कैसे डाला जाता है, जो ऐसे ऐसे उड़ रहा है। उसने बाकायदे उसके जगह 2-4 बारी चला दी। अब ये देख करके उस लेबर के अंदर जोश पैदा हो। बोला जब मेरा मालिक इतना बड़ा कंपनी की इंडस्ट्रीज का मालिक है, सरिया मिल का, लोहा मिल का, तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता, मतलब मैं और अच्छा से उनको दिखा। तब जब उसने काम किया तो जो हीट जनरली 3 आवर्स में पैकअप होती है वो 2.5 आवर्स में हुई, बिकॉज सही टाइम पे ऑर्गेनाइज करने के कारण। और आर्ट्स इसलिए है, आपको कला इसलिए है, ये साइंस तो आप समझ गए, कभी खुद रह के काम करना पड़ेगा। यानी कभी आप इसको सीधी लैंग्वेज में समझिए, कभी खुद भी काम करना पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं मैनेजर हूं, मैं काम नहीं करूंगा। समटाइम्स मैनेजर्स कैन ऑल्सो डज द वर्क, but sometime they use the lovely words and then they can get the work। कला, आर्ट्स, टर्निंग पॉइंट, प्यार से बोल करके। ये मैनेजर खुद काम नहीं करता, वर्कर को बोला, एक को 5 वर्कर में एक को बुलाया पास में, इधर आओ, ये काम आप कर सकते हैं। मानते हैं कोऑर्डिनेटर छुट्टी पे गया, लेकिन आपको भी तो फ्यूचर में कोऑर्डिनेटर बनना है। हो सकता है कि अगला प्रमोशन आपका। मोटिवेट, कला, इसी को कला कहते हैं। उसको मोटिवेट किया, वो देख करके उसके अंदर हौसला आया कि हाँ मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं आखिर 2 साल से फैक्ट्री में हूँ। उसने काम किया और हो सकता है वो बढ़िया काम कर दिया। हो सकता है कि अगला प्रमोशन उस कोऑर्डिनेटर का होगा जरूर। तो ये एक कला भी है और एक साइंस है। डिफाइन आप अपने अंडरस्टैंड से कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, पेशा है। प्रोफेशन, पेशा है, ठीक है। ये यानी कि मैनेजमेंट जो है, कोई भी व्यक्ति, आप इसको नौकरी नहीं कह सकते, जनरली सर्विस डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये एक्चुअली काइंड्स ऑफ बिजनेस है, ये प्रोफेशंस है। यानी कि जो जितना अच्छे से अच्छे डीलिंग के साथ वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकता हो, वो एक्यूरेट प्रोफेशन को हैंडल कर सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक यूनिवर्सल, वो क्या है, तुम पिएगा? कौन सा पिएगा? मेरा कमरा वाला। यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब सब लोग मिलकर के काम करना, सार्वत्रिक प्रोसेस है। ये नहीं कि आप किसी को एक निगाह से, किसी को और एक निगाह से देखना। सिंपल, अगर आप मैनेजर को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो मैनेजमेंट यू कैन इजिली डिफाइन। एंड मैनेजमेंट इज ए सिस्टम और मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। खुद ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम मतलब किसको कहते हैं? आप सुने होंगे ERP सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर एक होती है और उससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और मतलब इंटरनली नेटवर्क पूरा जुड़ा होता है। किसी को पता हो ना हो, हर एक मैनेजर को पता होता है कि उसका एम्प्लॉय कहाँ पर क्या काम कर रहा है, बाकी के किसी को पता नहीं हो सकता है कि प्रोडक्शन वाले को अकाउंट्स मैनेजर के बारे में पता नहीं हो, लेकिन प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन में कितने लोग वर्क कर रहे हैं उनको जरूर पता होता है। मैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव को रखूँगा और ये 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, तब मैं अगले एक्सरसाइज की ओर मूव करूँगा, ठीक है। और तब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट्स। और इसकी कुछ वर्क नहीं है। कल एक लास्ट वीडियो हम बना करके इसको अपलोड कर देंगे। 2 वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सप्लेन हो जाएगी। थैंक यू।